नमस्कार। कैसे हो आप लोग? हालांकि हमारी और आपकी ये दूसरी मुलाकात है और इस मुलाकात में भी काफ़ी विलम्ब हुआ, लेकिन अब तो हमको नहीं लगता है कि विलम्ब होना चाहिए आगे, क्योंकि जीवन ही है और इस भाग दौड़ में थोड़ा से समय निकालना हालांकि मुश्किल हो गया था, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। और इस क्लास की शुरुआत एक शायरी के साथ करेंगे कि हमसे दूर जाने वालों ये जान लो, हम लौटे हैं फिर से उसी शान में, हर बार गिर कर उठना फितरत है हमारी, लो आ गए हम फिर से उसी अंदाज में। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आज हम लोग इतिहास के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक। तो हम यही चर्चा करेंगे कि हमको प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़ना है और आधुनिक इतिहास में क्या पढ़ना है, और कितना कितना पॉइंट पढ़ना है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है, प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, मेंस में क्या पूछा जाएगा, मुख्य परीक्षा में भी क्या पूछा जाएगा, ये सब चीज़ों पे जो है चर्चा करेंगे। खैर चलिए पहले हेडिंग डाल देते हैं। आ रहा है कैमरे में? कैमरे में आ रहा है? ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इतिहास का विभाजन किस प्रकार से हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 1817 ईस्वी में जेम्स मिल, इन्होंने जो है ब्रिटिश के थे, इन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया करके एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में इन्होंने भारत के विभाजन को समझाया। इनके हिसाब से अगर भारत का विभाजन देखा जाए तो धर्म पर आधारित था। हालांकि तो आप बोलेंगे तो लिख भी देंगे, लेकिन सुनते रहिए, लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये सब। उन्होंने भारत का विभाजन धर्म के आधार पर किया। उन्होंने हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश 3 कालखंडों में भारत के इतिहास को विभाजित किया। खैर उनका ये विभाजन बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। जो भारत के इतिहासकार हुए उन्होंने इसका विरोध किया और जिस प्रकार पश्चिम में देखा जाए इतिहास का विभाजन हुआ है, प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक, उसी प्रकार से भारत के इतिहास का विभाजन हुआ। इनका विभाजन बहुत दिन तक नहीं चल पाया। इसका मुख्य कारण ये भी था कि जो इन्होंने हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया था, अगर देखा जाए तो जब हिंदू शासक थे तो उस समय के काल को इन्होंने हिंदू काल कहा। तो क्या उस समय और कोई धर्म नहीं था? बौद्ध धर्म भी था, जैन धर्म भी था। तो अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो इन धर्मों का कोई अस्तित्व ही नहीं। और इसी प्रकार मुस्लिम काल में भी देखा जाए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो भारत के इतिहासकार है इसको प्राचीन काल और मध्यकालीन और आधुनिक काल 3 भागों में विभाजित किया। हालांकि ये विभाजन भी काफ़ी विरोधास्पद रहा है, क्योंकि जो भारत का आधुनिक इतिहास है
उस इतिहास में अगर देखा जाए तो पश्चिम के देशों में आधुनिक इतिहास उसे कहा जाता है जहां उस देश में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास हुआ और लोग स्वतंत्र हों। लेकिन भारत में तो ऐसा कुछ था नहीं। एक दूसरा देश भारत पे शासन कर रहा है, लोगों का शोषण कर रहा है, आप उसको आधुनिक इतिहास, आधुनिक काल का दर्जा कैसे दे सकते हैं? कहीं कहीं पे इस चीजों को औपनिवेशिकवाद भी कहा जाता है। ठीक है, खैर हम लोगों को पाठ्यक्रम पर चर्चा करना है। इस विषय पर अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो काफ़ी लंबा चला जाएगा कि जेम्स मिल का क्या विचार था, क्यों उन्होंने जो है भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया, तो क्यों धर्म के आधार पर किया, उनके भारत के लोगों पर किस प्रकार की शासन प्रणाली बनानी चाहिए, उस पर उनका क्या विचार था। अगर इस सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, खैर अब हम यहाँ से बात करते हैं इतिहास के विभाजन। ठीक है, इतिहास का विभाजन अगर देखा जाए तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक। इतिहास में आपको इन तीनों को पढ़ना है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो किस चीज़ पे, कौन से काल का, कौन से इतिहास का सबसे ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में आता है, ये सब चीज़ें मुख्य होता है। तो हम उस पर चर्चा करेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, एक सेकंड। अब हम बात करते हैं कि जैसे अगर देखा जाए 2020 के बाद 21, 22, 23, 24, तो वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में अगर देखा जाए तो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से आते हैं। अगर इनका देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका प्राचीन इतिहास से आता है। ठीक है, प्राचीन इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। लगभग अगर एवरेज देखा जाए तो 6 से 7 क्वेश्चन आपका प्राचीन इतिहास से। वहीं मध्यकालीन से देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन, और आधुनिक इतिहास से देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन बोल सकते हैं। इस प्रकार से आयोग पेपर बना रहा है। तो हमको फोकस करना है प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास पे। ठीक है, इन दोनों पे हमको विशेष ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी काल हो गया, एक सेकंड, जैसे मान लीजिए कोई भी काल हो गया, हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास में एक होता है गुप्त काल, आएगा, आप पढ़ेंगे गुप्त काल।
तो किसी भी काल में हम क्या पढ़ेंगे कि उस समय, उस काल में राजनीतिक इतिहास कैसा था, राजनीतिक दशा कैसा था, आर्थिक दशा कैसा था, सामाजिक दशा कैसा था। जैसे कि राजनीतिक दशा कैसी थी उस समय किसी शासक के द्वारा, किसी शासनकाल में, और आर्थिक दशा कैसी थी, सामाजिक दशा कैसी थी, इन सब चीज़ों पे जो है हम मुख्य फोकस करेंगे। यही पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए गुप्त काल है तो हम पढ़ेंगे राजनीतिक इतिहास। अब इसी में हम पढ़ेंगे आर्थिक इतिहास, सामाजिक, और सांस्कृतिक। नोट नहीं करना, समझते हुए चलिए, जो नोट करना रहेगा हम बता देंगे, ठीक है। यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी शासन काल में हम यही मुख्य, मैं ये बता रहा था कि प्रारंभिक परीक्षा में आपको चारों पढ़ने हैं, लेकिन सांस्कृतिक जो इतिहास है वो केवल मुख्य परीक्षा में पढ़ना है। इसीलिए मुख्य परीक्षा का सिलेबस जो है प्रारंभिक परीक्षा से देखा जाए तो छोटा, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई हैं। अब हम आते हैं प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ना है, फिर उस पर हम विस्तार से जो समझेंगे। इस जब चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आई होंगी तो कोई बात नहीं, एक बार अभी हम सिलेबस को बताते समय फिर से समझेंगे, ठीक है। तो सब चीज़ों को देखेंगे, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो अब हम लोग जो है जानेंगे सिलेबस के बारे में कि प्राचीन इतिहास में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। प्राचीन इतिहास में क्या हमको पढ़ना है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो प्राचीन इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे पहले है पाषाण काल। प्रस्तर युग भी कहा जाता है इसे। इसके बाद हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु संस्कृति, सॉरी, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र सरस्वती नदी के किनारे भी जो है पाए गए। सिंधु नदी से ज़्यादा क्षेत्र तो सरस्वती नदी के पास पाए गए, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती
सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, आ जाएगा आपका ताम्रपाषाण काल। फिर ताम्रपाषाण काल के बाद वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, एक सेकेंड, थोड़ा सा माइक के इधर उधर हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। वैदिक सभ्यता के बाद बुद्ध काल। बुद्ध काल को महाजनपद काल भी कहा जाता है। महाजनपद काल भी कहा जाता है। जो महाजनपद काल, बुद्ध काल, जो अभी तो आप देख रहे हैं, सॉरी, बुद्ध काल जो महाजनपद काल है, जो स्त्रियों को लोग बाहर निकलने से रोकते हैं, और इसको अभी कट करेंगे, ठीक है, बाद में इसको हम चर्चा करेंगे विस्तार से, इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ ज़रूरी बात मैं बताना चाहता था लेकिन मैं सोचा पहले इसको, ठीक है। बुद्ध काल, महाजनपद काल के बाद आपका आ जाएगा मौर्य काल। आ रहा है कैमरे में? मौर्य काल आ रहा है। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल, दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी तक। फिर आपका मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल, गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल, और इसके बाद पूर्व मध्य काल। प्राचीन इतिहास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पार्ट हैं इसमें टोटल। इस पे हम जो है प्राचीन इतिहास में चर्चा करेंगे, ठीक है। जो पूर्व मध्यकाल है, अगर देखा जाए तो इसकी जो टाइम अवधि है 750 एडी से 1200 एडी। हालांकि टाइम अवधि पर विशेष ध्यान हमको नहीं देना है, और ये है प्राचीन इतिहास का सिलेबस। अब मैं क्या बता रहा था कि जैसे मान लीजिए आपका गुप्त काल है, गुप्त काल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस काल के विषय में मैं शुरू में यही बता रहा था कि जैसे इस काल के विषय में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें राजनीतिक दशा कैसी होगी, सामाजिक दशा कैसी होगी, आर्थिक दशा कैसी होगी, सांस्कृतिक दशा कैसी होगी, इसी पे हमको जो है चर्चा करना है। लेकिन जो सांस्कृतिक दशा होगी वो मुख्य परीक्षा में आपका इम्पोर्टेंट है, और जो सामाजिक, आर्थिक, इस सब को, इन सब चारों टॉपिकों को लेकर जो है आपका प्रीलिम्स में जो है देखा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दशा में
क्या क्या होता है, क्या क्या आता है उसमें, उस पे हम किस किस विषय पे चर्चा करते हैं। तो अब उसको हम देखेंगे। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास है, इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ते हुए आप समझ जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हम जो है देख लेते हैं। किसी भी शासनकाल को पढ़ते हुए हम जो है 4 मुख्य चीज़ों पे जो है ध्यान फोकस करते हैं। एक होता है राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक। एक होता है आपका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। राजनीतिक इतिहास में हम देखते हैं कि वहाँ का प्रशासन कैसा था, वहाँ कौन कौन सी उस काल में राजनीतिक मुख्य घटनाएं हुई, कौन कौन से युद्ध हुए, वंशावली के बारे में पढ़ते हैं। और इसके बाद जो है किसी भी काल का पतन कैसे हुआ, ये सब चीज़ें हम राजनीतिक इतिहास में पढ़ते हैं। वंशावली के बारे में पढ़ते हैं कि कब कौन सा शासक हुआ, कौन शासक कितने समय तक शासन किया। वंशावली, कौन शासक कमज़ोर था, कौन मजबूत था, ये सब चीज़ें जो है, कौन सा शासक किसके बाद जो है शासन किया, ये वंशावली में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद उस काल में मुख्य कौन राजनीतिक घटनाएं हुए, कौन से युद्ध हुए, ये सब चीज़ें जो है देखा जाता है, मुख्य घटनाएं। और इसके बाद उस काल का पतन कैसे हुआ। ठीक है, और उसका शासन प्रणाली कैसी थी, प्रशासन कैसा था। प्रशासन, थोड़ा से पतन को मुझे बाद में लिखना चाहिए था, लेकिन हालांकि पहले लिख दिया। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ आपको देखेंगे कि किसी काल का पतन कैसे होता है। जब कोई भी शासक भोग विलास करने लगता है बहुत ज़्यादा, तो वहीं से उस काल का पतन स्टार्ट हो जाता है। यह रूल जो है आज भी लागू होता है। देखा जाए तो मैं देखा है कि बहुत अच्छी अच्छी परिवार के लोग जो बहुत समृद्ध हुआ करते थे, आज उनकी स्थिति ऐसी है कि आज वो रोड पे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर उतनी सोच, उतनी समझ नहीं है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वह जब समृद्ध थे तो वो अपने ऊपर फालतू खर्च करना, वही सेम रूल, भोग विलास करना। ठीक है, तो वहीं से उनका पतन स्टार्ट हो जाता है। तो आप जब इतिहास पढ़ेंगे
तो आप देखेंगे कि मुख्य कारण किसी भी काल का सिर्फ यही रहा है। ठीक है, राजनीतिक इतिहास के बाद हम आर्थिक इतिहास पर चर्चा करेंगे। आर्थिक इतिहास मतलब किसी भी काल में, किसी भी काल का जो है आर्थिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के क्या क्या साधन थे, कौन कौन से स्रोत थे, बस यही जो है आर्थिक इतिहास में हमको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए उस शासन में किसी काल में उसका जो आर्थिक स्रोत का था, जैसे आप पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो वहाँ कृषि, पशुपालन, ऐसे ऐसे तमाम तरीके जो है वहाँ पे आपको मिलेंगे। अनुमान लगाया जाता है कि यही रहा होगा। तो उसी प्रकार से कृषि हो गया, कृषि के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी काल के कृषि व्यवसाय कैसा था, व्यवसाय। पशुपालन भी एक तरह का आर्थिक स्रोत ही था, तो पशुपालन भी लिखा जा सकता है, पशुपालन। और व्यापार करने के लिए कौन कौन से मुख्य शहर थे, इस पे भी जो है परिवहन व्यापार के लिए आवश्यक ही है, तो परिवहन के बारे में ये सब चीजें आपको आर्थिक इतिहास में पढ़ना है। इसके बाद सामाजिक इतिहास। सामाजिक इतिहास जैसे कि आज के समाज में जो है अलग अलग जाति के लोग चल रहा है ना, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग प्रकार के वर्ग के लोग। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है सामाजिक इतिहास में पढ़ना है। जाति, वर्ग, वर्ण। ठीक है, वर्ग मतलब कुलीन वर्ग। ठीक है, और इस प्रकार से जो है। फिर इसके बाद दास प्रथा। और इसके बाद सामाजिक इतिहास में कुछ भी लिखा जा सकता है। रहन सहन, रहने की व्यवस्था कैसी थी, रहन सहन कैसा था, सहन। ठीक है, वहाँ का खान पान कैसा था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, और पूजा पाठ, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। ये सब चीजें आपको जो है सामाजिक इतिहास में पढ़ना है। हालांकि महिलाओं की जो स्थिति है इस पे हम पहले ही चर्चा करने वाले थे जब हम बौद्ध काल लिखे थे तभी। हालांकि अब थोड़ा सा इस पे चर्चा करना चाहेंगे। महिलाओं को जो छूट मिली है अभी ये महज 100-200 साल से मिली है, लेकिन पहले महिलाओं को घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, घर के अंदर रखा जाता था। और शिक्षा पे उनका प्रतिबंध लगा दिया गया था। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, हालांकि वो गलत था। लेकिन आज के समय में जो महिलाओं को छूट मिली है वह काफ़ी विनाशकारी सिद्ध हो रही है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि उनको छूट नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि उनके पास सामाजिक ज्ञान नहीं होता है कि समाज में किस तरह के लोग होते हैं। एक समाज में भी अलग प्रकार का एक प्रेशर होता है। एक आजकल देखते होंगे कि इज्जत को लोग बहुत ज़्यादा
समाज से डरते हैं कि इज्जत खराब हो जाएगी। हालांकि मैं इसलिए समाज का कभी कभी समर्थन भी करता हूँ कि नहीं, समाज तो होना चाहिए, क्योंकि आप न्यूज में और रील्स वगैरह में देखते ही होंगे कि महिलाएं क्या से क्या कर दे रही हैं आज के समय में। जो लोग चालू ना, ठीक है, महिलाएं, कई ऐसे केस हो रहे हैं कि विवाह के उपरांत जो है अपने ही पति की हत्या कर दे रही हैं, और इतनी निर्मम हत्या कर रही हैं कि मतलब पुरुष वर्ग तो कभी ऐसा नहीं कर सकता है। भले ही अगर किसी पुरुष को कोई स्त्री नापसंद भी हो तो वो तलाक दे सकता है। हालांकि इसमें वो समाज से डरता भी है तो वो निर्वाह कर लेता है उस चीज़ को। लेकिन आज के समय में महिलाएं किसी और के चक्कर में अपने ही परिवार को ख़त्म कर दे रही हैं। महिलाओं का लोग बोलते हैं कि हृदय कोमल होता है। ऐसी घटनाएं देखकर तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। ऐसी घटनाएं देखने के बाद मुझे ये बात तो समझ में आ गया कि जो पहले के लोग थे उन्होंने क्यों महिलाओं को घर में रखा, क्यों अधिकार नहीं दिए। इतनी बात मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि उनके पास सामाजिक ज्ञान नहीं होता है। और जिसके पास सामाजिक ज्ञान नहीं होगा उस समाज के लिए, अपने परिवार के लिए खतरा होगा। और बहुत ही डरावना विषय है ये। हमको तो कुछ न्यूज में, कुछ रील्स में ऐसी न्यूज मिल जाती है कि हाँ पता लग जाता है, लेकिन पुरुष वर्ग इतना प्रताड़ित हो चुका है। डेली कहीं ना कहीं हत्याएं होती हैं जो हमारे और आपके बीच नहीं पहुंच पाती हैं। क्योंकि पुरुष वर्ग समाज से भी बंधा है। समाज भी स्त्रियों के पक्ष में है, कानून भी स्त्रियों के पक्ष में है। और उसके पास कभी कभी ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है परिवार को लेके कि अलग प्रकार के हार्ट अटैक, कभी कभी तो आत्महत्या भी कर लेता है। परिवार में कलह उत्पन्न जब हो जाता है तो एक आदमी, एक इंसान हार जाता है। बस अपने स्थिति परिस्थिति से कोई भी आदमी नहीं हारता है, ना ही समाज से हारता है। वो सबसे लड़ता है, अपने परिवार की रक्षा करता है। लेकिन जब परिवार में कलह उत्पन्न होती है तो वहीं वो टूट जाता है और हार जाता है। महिलाओं की ऐसी सोच, ऐसी घृणास्पद विचार जो अपने ही परिवार के लिए खतरा उत्पन्न कर दे रही हैं किसी और के लिए, यह बात मुझे समझ में आई कि इसीलिए समाज उनको घरों में रखता है, अधिकार नहीं देता है किसी भी चीज़ का, क्योंकि उनके पास समझ और सोच। देखो, किताबी ज्ञान तो सबके पास होता है। अगर आप एक तोते को भी अपना नाम बार बार लेके सिखा दोगे तो सीख जाएगा आपका नाम लेना। लेकिन कब बोलना है, कब किसको बोलना है, क्या बोलना है, इसका मतलब क्या है, ये उसको पता नहीं होता है। तो
इसी प्रकार से महिलाओं के साथ भी यही है, उनके पास तो किताबी ज्ञान है लेकिन सामाजिक ज्ञान शून्य है। जब सामाजिक ज्ञान शून्य होता है तो समाज में इस प्रकार की घटनाएं उत्पन्न होती हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो समाज में एक अलग विचार उत्पन्न हो जाएगा, एक अलग सोच उत्पन्न हो जाएगी और लोग शादी ब्याह के जैसे चीज़ों से डरेंगे, और हो भी रहा है। हालांकि इसमें सुधार की आवश्यकता है। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक इतिहास। सांस्कृतिक इतिहास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा मूड इधर उधर हो जाता है, ठीक है। सांस्कृतिक इतिहास में पहले इतना नोट करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद जो है हम सांस्कृतिक इतिहास को विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बोल रहे थे अब सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानते हैं कि इसमें हमको क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या आता है। तो सांस्कृतिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास में अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले कला, हमको कला पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य परीक्षा याद रखना, ठीक है, कला। फिर इसके बाद साहित्य, सांस्कृतिक इतिहास में पढ़ना है धर्म दर्शन, धर्म दर्शन के बाद आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हालांकि बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था इसका, लेकिन जो भी हुआ था थोड़ा बहुत उसके बारे में जो है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कला हो गया, तो कला में आपका जो है कई प्रकार की कला होते हैं। स्थापत्य कला, इसे वास्तुकला बोलते हैं, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला और भी कला होते हैं, जैसे मूर्ति कला हो गया आपका, मूर्ति कला। मूर्ति कला के बाद चित्रकला, ठीक है। चित्रकला के बाद शिल्पकला आ गया आपका, शिल्पकला, ठीक है, शिल्पकला हो गया। फिर आपका संगीत हो गया, संगीत भी तो एक कला है, संगीत हो गया, इत्यादि प्रकार के। अब नृत्य हो गए, ये सब क्या है आपको सांस्कृतिक इतिहास में जो है पढ़ना है। अब साहित्य हो गया, तो साहित्य जैसे साहित्य मतलब हो गया प्राचीन किताबें जैसे होती हैं, प्राचीन किताबों में जैसे जो प्राचीन किताबें हैं ये साहित्य किसी भी काल के बारे में जानकारी देती हैं। तो जैसे ये सबसे ज़्यादा लिखी गई हैं आपकी संस्कृत भाषा में, सबसे ज़्यादा जो है प्राचीन किताबें मिलती हैं। पाली भाषा में भी हो गई, प्राकृत भाषा में भी ये सब चीज़ें मिलती हैं। धर्म दर्शन आपको पढ़ना है। धर्म दर्शन जैसे पूजा पाठ वगैरह हो गया, तो पूजा पाठ सामाजिक इतिहास में भी आप पढ़ेंगे और सांस्कृतिक इतिहास में भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो समाज का भी हिस्सा तो है। और विज्ञान प्रौद्योगिकी मतलब कितना विकास हुआ था, जितना भी हुआ था उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। बस आज के दिन सिर्फ हम प्राचीन इतिहास के सिलेबस के बारे में जो है जाने हैं। कल हम मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसमें क्या क्या पढ़ना है
उस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को अपने जो पढ़ने का तरीका है उस पर ध्यान दीजिए। और कभी कभी होता है कि पढ़ते पढ़ते मन भर जाता है लोगों का, तो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। और थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप लगातार पढ़ेंगे तो जो बातें होती हैं, जो यहाँ से हम लोग सीखेंगे, वो हमेशा दिमाग में बनी रहेंगी, तो भूलने के चांस कम होंगे। देखो, यदि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको भूलना तय है। ऐसा ना सोचिए कि हम भूल जाते हैं, सामने वाले को याद आता है। भूलते सभी हैं, लेकिन जिसकी रेगुलरिटी बनी रहती है तो एक दो बार उसको एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन कर लेता है, तो वो बातें उसके माइंड में आ जाती हैं, ठीक है। तो वही बात है कि जब पानी का बूंद लगातार गिरता है तो पत्थर को भी तोड़ देता है। यही होती है रेगुलरिटी। अगर बनी रहेगी तो आप पत्थर जैसी, पहाड़ जैसी कोई भी चुनौती को आराम से पार कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे एक नए यादों के साथ, एक नए वादों के साथ फिर मुलाकात होगी, कुछ नए चीज़ सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।